स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। हिंदू रक्षा दल के सरबराह पिंकी चौधरी ने जेएनयू हमले की जिम्मेदारी कबूली है। इतवार की रात पेश आए जेएनयू मामले में तुलबा पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। हमलेवारों को एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बताया गया था। अब हिंदू रक्षा दल के सरबराह पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी कबूली है और इन्होंने कहा है कि जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं और दूसरे देश की बात करते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, हम इनको करने नहीं देंगे और मैं इस हमले की जिम्मेदारी लेता हूं। सुनिए। शुरू से ही जब से हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं, जेएनयू एक कम्युनिस्टों का अड्डा है और वो जो है पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं और देश विरोधी गतिविधियां जो भी होती हैं वो जेएनयू में ये जो है स्टूडेंट्स करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है और हम लोग जो है हम चाहते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं, उसी देश की बात की जाए। दूसरे देश के पक्ष की बात करते हैं तो दूसरे देश में जाए ना, वहां जाके देखें वहां किस तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देश हित की ही बात करनी पड़ेगी। देश विरोधी गतिविधियां हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत देश में रह रहे हैं, अपने भारत की बात करनी चाहिए, अपने देश की बात करनी चाहिए। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, भाई जो हिंदुत्ववादी गतिविधियां जो भी करेगा वो हमारा कार्यकर्ता, मैं पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जो देश हित में कार्य करेगा वो हमारा कार्यकर्ता हो। तो आपने सुना। अब पता नहीं इन्हीं को ये नारे पाकिस्तान के पक्ष में नारे कैसे सुनाई देते हैं, जबकि अब तक ये साबित ही नहीं हुआ है कि जेएनयू में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए थे और ये भी साबित नहीं है कि ये लोग कभी किसी देश की बात करते हैं या देश विरोधी गतिविधि करते हैं। अब ये पिंकी चौधरी वो भी हमले के 24 घंटे के बाद सामने आते हैं और खुलकर कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब इनकी जिम्मेदारी लेने के बाद भी अब तक, यानी मैं ये खबर जब कह रहा हूं तो ये महाशय अपने घर में आराम कर रहे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एबीवीपी न्यूज़ रिपोर्टर के सवाल पर इनका कहना है कि पुलिस घर आई और चली गई, मैं किसी पुलिस से डरता नहीं। अब इन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों ली? क्यों जिम्मेदारी लेने पर भी कानून खामोश है? क्या इस हमले को उलझाने की साजिश के तहत इसे उलझाने के लिए जिम्मेदारी ली गई है ताकि सही जान से भटकाया जाए? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं। देखते हैं दिल्ली पुलिस इस हमले में क्या जांच करती है और क्या सच जनता के सामने लाती है। निर्भया के चारों मुल्जिमों को फांसी की सजा। रहम के लिए फिर से सदर जमहूरिया का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मुल्ज़मीन को 14 दिन का वक्त दिया गया था, मगर सदर जमहूरिया ने इनकी रहम की पिटीशन को इनकार कर दिया था, जिसके चलते आज कोर्ट ने निर्भया के बलात्कारी और कातिलों मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को 22/2020 सुबह 7 बजे फांसी देने का हुक्म सुनाया है। मैं बताऊंगी मैम कि आज मुझे वाकई में खुशी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी तब और होती अगर आज निर्भया हम लोगों के बीच जीवित होती। तो जो क्राइम किया गया, जो अब कन्विक्टेड है, उनको फांसी होगी, लेकिन निर्भया तो हमारे साथ से चली गई। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस तरीके के क्राइम इस देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कोर्ट भी
आज इस कोर्ट ने ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करके ये क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरीके का हीनियस क्राइम होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट एक नहीं इस सेम नेचर के और भी केसेस अगर होंगे तो उन लोगों को हैंग किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। टेरर बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर ये डर पैदा हो कि अगर वो इस तरीके का क्राइम करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। दिस इज द ओनली डिले टैक्टिक। मर्सी पिटीशन के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने इनको 2 महीने दिसंबर में 1 महीने पहले ही 7 डेज का नोटिस दिया था, बट इन्होंने किसी ने मर्सी फाइल नहीं की। विनय शर्मा ने एक बताया कि उसने मर्सी पिटीशन फाइल की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, बट नेक्स्ट हियरिंग में वो कहता है कि वो मर्सी हम विड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स कि कोई भी पेंडिंग नहीं थी इनकी, कोई भी रेमेडी। क्यूरेटिव की बात करें तो क्यूरेटिव का इनके पास राइट नहीं था, क्योंकि ये रिव्यू में ओपन कोर्ट हियरिंग हुआ था, और ओपन कोर्ट जब हियरिंग होता है तो सारे फैक्ट पे, हर चीज पे एक ये री हियरिंग कहेंगे जिसमें कोर्ट अपने आप को सुनता है। तो ओपन कोर्ट हियरिंग हुआ, इसलिए इनका क्यूरेटिव का राइट भी लैप्स कर चुका था। इनके पास कोई राइट नहीं था, इसलिए कोर्ट ने देखा कि आज इनकी कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, तो डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर। इस सजा से अब क्या बलात्कारियों के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा? सरकार ने सारे देश को कश्मीर बना दिया। यशवंत सिन्हा। जेएनयू तशद्दुद के बाद साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत जबरन पॉलिसी इख्तियार करके लोगों पर अपने फैसले थोप रही है। कश्मीर को मुल्क के दिगर हिस्सों जैसा बनाने की चक्कर में उल्टा देश को ही कश्मीर जैसा बना दिया। जेएनयू पर जो हमला किया गया वो सरकारी गुंडों और सरकारी पुलिस में कोई फर्क नहीं, कहा यशवंत सिन्हा ने। अवामी मुखालिफत पॉलिसियों पर कल भारत बंद। मजदूरों, गरीबों और नौजवानों में मरकजी हुकूमत के अवामी मुखालिफत फैसलों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देश की फाइनेंशियली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसानों की हालत खराब है, जीडीपी घट रही है, और दूसरी तरफ मुल्क में एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे कानून पर देश भर में मुजाहरे हो रहे हैं, और हुकूमत इस सिलसिले में कोई भी रास्ता नहीं निकाल रही है। इसके खिलाफ लेफ्ट तंजीमों ने 8 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। कई तंजीमें जैसे HMS, AICTUC, LPFR, UTC समेत कई और तंजीमें इस बंद में शामिल होंगे। इस भारत बंद में करोड़ों लोग शिरकत करने का अंदेशा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के 150 अरकान ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफत एहतजाज के चलते माइनॉरिटी मोर्चा से ताल्लुक़ रखने वाले 150 मेंबरों ने महाराष्ट्र रियासत में बीजेपी की बुनियादी मेंबरशिप से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस मोर्चे के इंचार्ज फारूक पठान ने कहा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने और सीएए और एनपीआर को लागू करने की वजह से माइनॉरिटीज़ के लीडरों को ऐसी हालत में रखा गया है जहां माइनॉरिटीज़ की मांगों को पूरा करना नामुमकिन हो गया है। बहुत समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं, और सीएए दस्तूर के आर्टिकल 14 की खिलाफत वर्जी करता है, जो किसी भी भारतीय को मज़हब के नाम पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता। इसीलिए हम सब बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, कहा पठान ने। कासिम सुलेमानी के जनाजे में भागदौड़ के कारण
कम से कम 35 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ईरानी हुक्म का कहना है कि इराक में अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के मौके पर भागदौड़ मचने से कम अज़ कम 35 अफराद हलाक और 48 अफराद जख्मी हुए हैं। ये भागदौड़ मंगल को कासिम सुलेमानी की आबाई शहर करमान में बड़ी तादाद में लोग जमा थे, जिसके वजह से ये भगदड़ मची है। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।